बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सबक का आगाज़ करते हैं। बाब नंबर 7, पाकिस्तान के ख़ारजी ताल्लुकात। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता दो रोज़ से हम पाकिस्तान के उन ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायज़ा ले रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की मुश्तरका सरहदें हैं। आज हमारा मशक़ी तफसीली सवालात है पाक ईरान ताल्लुकात का जायज़ा, यानी पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लीजिए। ईरान पाकिस्तान के मग़रिब में वाक़या है। ये एक इस्लामी मुल्क है और इस मुल्क की जो अहमियत अगर हम तारीख़ी हवाले से देखें तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मुस्लिम सलातीन अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के रास्ते दाखिल हुए थे। तो लिहाजा ये मुश्तरका जो सरहदें हैं इनका एक तारीख़ी पस मंज़र मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं पाक ईरान ताल्लुकात का तारीख़ी पस मंज़र। तो 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब मार्ज़ वजूद में आया तो इस्लामी ममालिक में जिस मुल्क ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया वो ईरान था। यानी ईरान ने पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसकी जो वजूहात थी वो ये थी कि ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी एशियाई मुल्क होने के साथ साथ पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों ममालिक के गहरे तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती रिश्तों में मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। इनकी एक मुश्तरका इस्लामी तारीख़ है जिसके हवाले से इस्लामी सकाफ़त की मुमासलत की वजह से दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में एक गहरी वाबस्तगी रखते हैं। यही वजह है कि इब्तदाई सालों में पाकिस्तान की ईरान ने काफ़ी हिमायत भी की और मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ भी दिया। चूँकि ईरान जो है वो तेल की दौलत से माला माल है तो पाकिस्तान को सालाना जो है वो बड़ी मकदार में तेल जो है वो तोहफ़े के तौर पर भी दिया जाता रहा। अगली हमारी हेडिंग है तिजारती रवाबित और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन। तो 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया, यानी लियाक़त अली ख़ान ने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ईरान का दौरा किया और उनके दौरे की जब वो वापस आए तो उसके जवाब में 1950 में शाह ईरान ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित कायम हुए। ईरान और पाकिस्तान ने तिजारती और सकाफ़ती समझौते करने के बाद इस बात को ज़रूरी समझा कि दिफ़ा के शोबे में भी ताउन हो, यानी चूँकि दोनों ममालिक की सरहदें मुश्तरक हैं और दोनों ममालिक के कुछ मफादात भी मुश्तरक हैं, तो इन मफादात को पेश नज़र रखते हुए एक तो दोनों ममालिक ने तिजारत को फ़रोग़ दिया, इसके साथ साथ कुछ सकाफ़ती समझौते भी किए और जो सबसे ज़रूरी पहलू था वो ये था दिफ़ा। तो दिफ़ाई शोबों में भी दोनों ममालिक ने बाहम ताउन को फ़रोग़ देने के बारे में जो है वो एक रज़ामंदी ज़ाहिर की और दिफ़ा के शोबे में भी ताउन को फ़रोग़ हासिल हुआ। उसके बाद है जी मुआहिदा बगदाद। तो अमेरिका के दोनों ममालिक से ताल्लुकात अच्छे थे और दोनों को सोवियत यूनियन यानी रूस से ख़तरा था। तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इराक़ और बरतानिया ने एक दिफ़ाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जो मुआहिदा बगदाद कहलाया। अमेरिका इस मुआहिदे की पुश्तपनाही कर रहा था। अगली हमारी हेडिंग है इराक़ी इनकलाब। तो 1958 में इराक़ में इस्लामी इनकलाब के बाद इराक़ मुआहिदे से बाहर हो गया तो इसे सैनेटो का नाम दिया गया और दिफ़ाई समझौता पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। अगली हमारी हेडिंग है मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। तो ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में भी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर कश्मीरी अवाम के हक़ के ख़ुद इरादियत की हिमायत की है और भारतीय फ़ौज की कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम की ईरान ने हमेशा खुल कर मुखालफत की है और ये उसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए मसले कश्मीर के हवाले से। उसके बाद है जी पाक भारत जंगों में पाकिस्तान की इमदाद। तो 1965 और 71 की जंगों में जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान में हुई, भारत जो हमारा रोज़े अव्वल से ही हमारा सबसे बड़ा जो है वो हरीफ है और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो उस पर
ماضی میں جو جنگیں مسلط ہوئیں تو ان جنگوں میں پاکستان کی امداد جہاں بہت سے دوسرے ممالک نے کی، وہاں ایران بھی سر فہرست تھا، اور ایران کی سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کے بعد ہے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ تو سانحہ سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ 1971 میں پیش آیا تھا، تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا آزادانہ حیثیت سے۔ تو جب تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا، اور ان دونوں ممالک نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کی آزادانہ حیثیت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد ہے معاہدہ استنبول۔ تو شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے جی ہماری RCD اور ECO۔ RCD یعنی علاقائی تعاون برائے ترقی کی جو ہے ایک تنظیم تھی، جس کا سنگ بنیاد ایران، ترکی اور پاکستان نے رکھا، اور بہت سے مشترکہ منصوبے جو ہیں وہ اس تنظیم کے تحت مکمل ہوئے۔ لیکن اس تنظیم کے اس کو اثر نو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کا نام جو ہے RCD سے بدل کر ECO یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم جو ہے وہ رکھا گیا، اور ECO کے موجودہ ممبران کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے۔ اس کے بعد ہے ایرانی انقلاب۔ تو 1979 میں ایران میں ایک اسلامی انقلاب آیا۔ امام خمینی جو ہیں ان کا اس حوالے سے بہت بڑا کردار رہا، اور جیسے ہی اسلامی حکومت آئی تو پاکستان نے نہ صرف اس کو فوراً تسلیم کیا بلکہ اس حکومت کے ساتھ پورا تعاون جو ہے وہ کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مختلف شعبوں میں تعاون کو بھی وسعت حاصل ہوئی۔ اب یہ تھا کہ جیسے جیسے حالات و واقعات آگے بڑھے، وقت کا پہیہ چلتا رہا، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بھی ایران سے بہت سے جو ہے وہ سمجھوتے کیے۔ تو مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا عہد کیا۔ اس کے بعد جی بھارت تک گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ تھا، جو 2013 میں صدر پاکستان نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت گیس پائپ لائن کا منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ یعنی مختصراً اگر دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ ہمارے تاریخی، مذہبی، ثقافتی، سیاسی تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے، اور ایران نے ہمیشہ ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ہر موقع پر پاکستان کی مدد کی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے ہمارا سبق یہیں تک، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔